अस्सलाम वालेकुम। आजकल रोज़ाना ख़बर ये चलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अमेरिका से डॉक्टर्स और पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत या मफाहमत के लिए कोई रास्ता हमवार करने की कोशिश की। इसकी बैकग्राउंड में एक या दो प्रोग्राम में पहले भी तज़किरा किया कि इसका आगाज़ नवंबर के महीने में हुआ था, जब ये इस्लामाबाद की तरफ डी चौक में धरना देने के लिए आ रहे थे पेशावर से चल के। तो उस वक्त पाकिस्तानी कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से, ख़ास तौर पर कुछ टेक्सास से जुड़े हुए लोग थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात से भी मुलाकात की। और मेरी काफ़ी हद तक मुसद्दका इतला ये है कि इमरान खान से भी उनमें से एक या दो लोगों को मिलवाया गया। कुछ तरीक़ाकार था, उसके ऊपर तय भी हुआ कि क्या करेंगे, डॉक्टर यास्मीन को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई इमरान का केस था उसको आगे ले जाना है। सिलसिला चला आगे, 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद वहीं का वहीं रुक गया। संगजानी में इमरान खान ने तय किया था कि इससे आगे नहीं जाएंगे, फिर वो डी चौक तक पहुंच गए। फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ एक बड़ा सेटबैक था, तो सारा मामला रुक गया। हफ्ता 10 दिन पहले उनमें से चंद लोग दोबारा पाकिस्तान आए और दोबारा मुलाकातें हुई हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है, कौन कौन इनको इंगेज कर रहा है, कैसे आगे चलेगा? नवंबर के महीने में जब ये बातचीत चल रही थी तो आता था बार बार नाम कि मोहसिन नकवी ऑन बिहाफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल दुरुस्त खबर नहीं थी। इनके पीछे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी थे। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे पूछेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इन उस पूरे मुस्तक़बिल क्या है। राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। राना साहब बहुत शुक्रिया। आम तौर पर आपको उन शख्सियात में शुमार किया जाता है जो मुफाहमत के हामी हैं। PTI वाले तो ख़ुद आपका नाम लेते थे कि राना साहब को आगे होना चाहिए बातचीत के लिए। तो आप इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, मुलाकातें हुई, पहले भी आए थे नवंबर 2024 में, अब दोबारा हफ्ता 10 दिन पहले होके गए पाकिस्तान से। देखें, अगर आप मेरी बात करें कि मैं इस प्रोसेस को कैसे देखता हूँ, तो मेरा तो ये ख़्याल है कि रास्ता जो है वो यानी पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकल सकता है। और डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं आगे बढ़ती। और पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज़ होना चाहिए। ये जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करेंगे, उनके पास सारा कुछ है, इनके पास है कुछ नहीं, ये अगर वो इस बात को समझते भी हैं कि इसमें कोई हकीकत है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। वो ख़ुद जब वज़ीर आज़म थे तो हम भी यही कहते थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म तो थे और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हर काम जो हो रहा था, जैसे वो अब कह रहे हैं कि जी इस काम का भी मुझे कोई नहीं पता, इस काम का भी जो है वो मुझे उस वक्त सही नहीं बताया गया था। हालांकि अगर आप चलें ज़्यादा मामला पे बात ना करें, मेरे केस पे बात करने, मैं ये बात साबित करने को तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को मालूम था कि ये क्या हुआ है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। और एज़ चीफ एग्जेक्टिव अगर वो चाहती उसी वक्त कि नहीं जी ये गलत है, इसे रोक दिया जाए, तो रुक भी सकता था। लेकिन आपके ये लफ्ज़ थे ना मेरे प्रोग्राम में कि एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर आपके ऊपर ये काम नहीं कर सकता था, ये भी तो आप कहते हैं। और उसी बंदे का या उन्हीं साहब का जिनको मैंने ये बात कही थी, उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि नहीं, फैसले और ऑर्डर जो है वो मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो आ रहे होते हैं। राना साहब, मैं ना नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और जब उनकी 90 वाली वो 92 वाली हुकूमत जब गिराई गई, 93 में शायद वो गिराई गई थी पहली, जब एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 93 में, उस वक्त भी मैंने उनकी ब्रीफिंग वगैरह में, जर्नलिस्ट मेरा एक तवील उम्र गुजर गई है तो सुनते थे, तो उस वक्त भी उनके ये शिकवे होते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था और उन्होंने ये काम किया, मुझे पता नहीं था। जब उनकी दूसरी हुकूमत गिरी उस वक्त भी मैंने ये बातें सुनी। फिर ये मुझे क्यों निकाला वाला तो वेरी रिसेंट है, उसका भी हमें पता है कि वो क्या कहते थे। तो ये शिकायत इमरान खान शायद अकेला नहीं होगा जो कभी कर रहा था, आपकी हुकूमतें तमाम ये शिकायत करती रही। ये पाकिस्तान में है, एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम की जो है ना वो एक जो पोजीशन है, उस पोजीशन में वक्त के साथ साथ जो है ना वो फ़र्क आ रहा है।
फ़र्क आता रहा है। मामला ये है कि जो भी इस मुल्क के या हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं, उनके ऊपर जब तक पॉलिटिकल जमातें, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाहम मुत्तफ़िक नहीं होगी, उस वक्त तक ये रास्ता आगे नहीं निकलेगा। वैसे तो असूल तो यही है जी, सियासी जमातें और पार्लिमान मजबूत हो, लेकिन पार्लिमान की मजबूती का आलम यह है कि मरियम नवाज़ जलसों में एक रिटायर्ड साहब का नाम लेकर कहा करती थी कि वो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं पीटीआई के दौर में। मालूम है ना आपको? वो करते थे ना। किसके भी आप पे करते थे? किसकी माँ पे करते थे? पार्टी लीडर की। तो अभी आपकी मौजूदा मामला ये है कि अगर उस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर, पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब इस बात की इजाज़त ना दें या ये बात कहें ना कि भाई ये इजलास आ रहा है तो हाज़िरी को इंश्योर करो, तो क्या वो मुदाखलत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सेनेट के इलेक्शन में मामला ये सेनेट के इलेक्शन में भी बंदे कैसे इधर से उधर गए थे, आपके अपने 14 कैसे गए? नहीं देखें, नहीं मामला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मामलात में मुतहर्रक होती है तो उनके साथ एक सियासी कुव्वत भी होती है ना। वो कभी आप होते हैं, कभी मैं होता हूं। बैसाखियां तो साथ होती हैं। नहीं, मामला ये है कि अगर आप ना हो तो फिर कैसे हो? नहीं हो। अगर मैं ना हूं तो फिर कैसे हो? ना हो। एक फरीक तो साथ जाता है, उसके बगैर तो काम आगे चलता ही नहीं है। आ गई ना बात। तो फिर बात ये है कि अगर मैं और आप बैठ के इस इशू को जो है वो रिजॉल्व कर लें तो ये हो नहीं जाएगा। आप तय करते भी तो नहीं है, कर लें। चलें, इस बात के ऊपर आप 2011 से ऑनवर्ड 25 है, आप इसके ऊपर आ जाएं कि कौन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बैठने को, बात करने को, मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार है और कौन तैयार नहीं है। फिलहाल तो आप कौन आज तक तैयार नहीं है इसके ऊपर, और किसने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ये माजी करीब की तो मिसालों में तो आप ये इमरान खान का नाम लेके कह सकते हैं कि इमरान साहब नहीं, 2011 से लेके 2025 तक आप ले लें, आज भी मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अगर बात की है तो उन्होंने अपने पार्टी लीडर से जो है वो इजाज़त ना ली हो या ये डिस्कस ना किया हो। उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, ये अभी पिछले 3 माह की बात है, उन्होंने क्या कहा कि वो आए हाउस में, आके अपोजिशन की सीटों पे गए, उनसे हाल अहवाल किया, अपनी सीट पे आके कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को, बैठने को, बात करने को, हर मामले पे जो है वो बात करने, उसे रिजॉल्व करने को तैयार हैं। आगे से जो जवाब है वो आपके इल्म में है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। शौकत यूसुफज़ई साहब पीटीआई से हमारे साथ हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातचीत का अमल है, आपकी जमात में एक ग्रुप की बात सुने तो लगता ही है कि काफ़ी ख्वाहिश मौजूद है ये बातचीत का सिलसिला आगे चलना चाहिए, मफाहमत से रास्ता खुलना चाहिए। बाज़ दीगर लोगों की बात सुने तो वो कहते हैं नहीं इस तरफ गए तो शायद बंदा दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा, तो मफाहमत का रास्ता खुला रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुफाहमत के बगैर या मुज़ाकरात के बगैर तो कोई रास्ता नहीं निकलता, लेकिन बदकिस्मती है कि कॉन्फिडेंस तो लेवल बराबर हो ना। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, आपके दरमियान जो एतमाद साजी नहीं होगी, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपकी बात आगे मान ली जाएगी। क्योंकि आप देखें ना, मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयानात आते हैं और एक ही वक्त पे अगर कोई भी काम हुआ ना तो जिस अंदाज से वज़रा साहबान इंतशारी, कभी क्या इस तरफ बोल कर वो इतनी नफरतें बढ़ गई हैं कि अब बैठना ही मुश्किल हो गया है। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जब वो मामलात को दुरुस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक वक्त में यहाँ पे अपोजिशन हमारे साथ भी थी, 9 साल मेरे हवाले हुई थी, मैं अपोजिशन को डील करता था, तो बहुत सारी चीज़ें उनके नाजायज़ भी चीज़ें होती थी, फिर भी हम सीएम को मनवा लेते कि ठीक है जी, खैर है, ये चीज़ अगर हम मान लें तो बाकी चीज़ें ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। आप देखें, राना सल्लल्लाहु साहब बैठे, लेकिन के अलावा जितने भी हैं, आप मिसाल में दे सकता हूँ, तारड़ साहब, उनको 5 मिनट दे दें तो आप कहें कि इनके साथ तो मैं चाय भी नहीं पी लूँ। तो ये क्यों इस तरह हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है? अगर ये गवर्नमेंट संजीदा होती तो फिर अपने वज़रा को समझा देती कि आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। अब तो दोनों तरफ से जो अमेरिका से जो टीम आई नवंबर 2024 में भी,
और अभी भी 10 दिन पहले भी वो पाकिस्तान से होकर गए, 4-5 लोग आए हुए थे, डॉक्टर उस्मान थे, डॉक्टर मुनीर थे, वो एक सायरा बिलाल हैं वो थी, तनवीर साहब थे। तो ये प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, ये कोई पार्टी की तरफ से सच ऐसी कोई वो नहीं है। ये वहाँ जो वर्सेस पाकिस्तानी है, उनकी अपनी कोशिशें हैं, जो भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना पार्टी ने उनको रिक्वेस्ट की है, ना पार्टी से उनके कोई इस तरह का कोई वो है। वो अपने तौर पे, क्योंकि कंसर्न तो है कंसर्न तो है पाकिस्तानियों की मुल्क के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, आवाम तो परेशान है। हुकूमत तो सोच रही है कि जी महंगाई ख़त्म हो गई और ये हो गया वो, लेकिन महंगाई तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी आप देखें ना, कौन सी जगह पे ना तो चावल की कीमत में कमी आई, ना दालों की कीमत में, ना तेल की कीमत। लोग तो परेशान है, हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। आप बेशक कहें कि जी डॉलर मुस्तहकम हो गया, कहाँ मुस्तहकम हो गया। आप देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो गिरती जा रही है। आपके कपास ही इस दफ़ा पूरी नहीं हुई, और आपके जो अनाज है वो भी आपका पूरा नहीं हो रहा, वो भी आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। गलत फैसले हुए, चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आप इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आपके 100 पता नहीं 170 जो लोग अमेरिका से आए हुए थे शौकत साहब, बात साइड पे निकल गई है, उसमें आतिफ खान भी थे, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी रहे हैं, तो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी थे और पीटीआई के करीब हैं, ये सारे लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी ज़ाती कोशिशें हो सकती हैं, इसका पार्टी के साथ ये नहीं है कि पार्टी ने कोई अरेंज किया है कि जो आप आ जाएं और ये करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोशिशें चाहे कुछ भी हो लें, इमरान खान कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेगा। वो तो थ्रू अदालती सिस्टम ही अब बाहर आएगा। लेकिन जिन बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है ना, ये हम कहते हैं कि सिर्फ 2-3 चीज़ें कर ली जाएं। एक तो पार्लियामेंट की बालादस्ती हो जाए इस मुल्क में, जमहूरियत बहाल हो जाए, और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है मुसलसल, जैसे आज अडियाला जेल के सामने से फिर लोगों को उठा लिया गया, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो, और जो अदालती फैसले उनको तस्लीम करना शुरू कर दे गवर्नमेंट। अब खुद हुकूमत वायलेशन कर रही है, अदालती निज़ाम को ही नहीं मान रही है। कितनी दफ़ा हमारे लोगों ने काम मिलना चाहते हैं खान साहब के साथ, थ्रू कोर्ट ऑर्डर के भी नहीं छोड़ा गया। एक आम सा ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा हुआ है, वो कहता है नहीं मिल सकते आप। तो क्या बिगाड़ लिया किसी अदालत ने, क्या कर लिया किसी जेल, उसके काम के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो ये के ऊपर राना साहब से भी राय लेने, राना साहब पहले तो ये जो टीम आई थी बाहर से, ये हुकूमत की मर्जी से इमरान से मिली थी? देखिए, इस बारे में मेरे पास कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जिन मुस्तरद बात बार बार हुई है, तो मुझे भी ये लगता है कि ये साहिबान तशरीफ़ लाए थे और इनकी मुलाकात हुई होगी। होता ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़े रिस्पेक्टफुल है, बड़े ऑनरेबल सिटीज़न है हमारे लिए। तो वो जब भी आते हैं तो वो जिससे भी मिलना चाहें, वो किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटी से मिलना चाहे तो उन्हें ना कोई नहीं करता, बल्कि सभी उनको वेलकम करते हैं। तो अगर वो किसी अथॉरिटी से मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जी हमें फ़लाँ साहिब से मिला दें, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि उनकी मुलाकात जो है वो करा दी गई होगी। लेकिन इमरान तो अडियाला जेल में है ना, अडियाला जेल आपकी जहाँ भी हैं, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात कराना, तो अगर आप रूल्स और कानून को लें तो सिंपल सुपरिटेंडेंट जो है वो जिससे चाहे मुलाकात करा सकता है। लेकिन आपकी नॉलेज में, आपकी हुकूमत के नॉलेज में नहीं थी ये मुलाकात? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन कंसर्न क्वार्टर्स को नॉलेज होना चाहिए था उनको ज़रूर होगा, उनके नॉलेज में दिया गया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उन्होंने आपने मीडिया से शेयर करनी है, पब्लिक करनी है, कुछ चीज़ें जो है नहीं करनी। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से यूसुफजई साहब ने भी बात की है, मामला ये है कि पीटीआई मीन्स बानी पीटीआई, इमरान खान साहब, वो आज भी पॉलिटिकल जो उनकी अपोनेंट पॉलिटिकल लीडरशिप है, चले मैं अपनी जमात का या अपने लीडर का नाम नहीं लेता, उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ आज भी वो बैठने को तैयार नहीं है, आज भी उनके साथ मामला करने को तैयार नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये बिलीव है कि इसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज हल नहीं हो सकते। अल्टीमेटली तो आप लोग बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। अल्टीमेटली यहीं पे आगे बात जो है ना वो तय होनी है, जब ये लोग टेबल पे बैठेंगे। और इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है।
अगर ये लोग बैठें और बैठ के मामलात को रिजॉल्व कर लें, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सर आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी और आप दोनों बड़ी सियासी ताकतों को भी। देखिए, अदरवाइज पाकिस्तान खसारे का सौदा पाकिस्तान के लिए। इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करूं आपके अगेंस्ट या आप करें मेरे अगेंस्ट, इस तरह से रास्ता नहीं निकलेगा। झगड़ा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है, डिस्प्यूट इन बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस है। ये तो 9 मई इन्होंने कर लिया ना, तो उस वजह से उधर भी जो है वो मामला इस तरह से बिगड़ गया। वरना मामला जो है वो लड़ाई पहले PMLN और पीपल्स पार्टी की थी। हम एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और उसके बाद अगर इस वक्त है तो इस वक्त जो है वो PTI वर्सेस PMLN कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें, या गवर्नमेंट कोलिशन कह लें। 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और PMLN एक एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी होती थी, दूसरा मुखालिफ सिंध में होता था। IJI से लेकर आगे तक का सफर जो था यही तक था। ऐसे ही अब PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों बैसाखियाँ, और PTI दूसरी तरफ खड़ी है। पिछले दौर में 3 साल पहले PTI उनकी बैसाखी थी, आप दूसरी तरफ खड़े थे। तो फिर सिर्फ तरीका में जमात के नाम बदले हैं, तरीका सियासत का 90 वाला ही है। नहीं, मामला ये है कि तरीका सियासत का ये जो आपस में जो नफरत है, जो इंतकाम है, यानी अब जो पॉलिटिकल रवादारी होती थी, जो पॉलिटिकल आसिफ अली जरदारी को 11 साल आप लोगों ने जेल में रखा था। रखा लेकिन कौन सी रवादारी? लेकिन नहीं, वो नहीं थी। लेकिन बिल आखिर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, COD साइन हुआ था, तो साथ मुशर्रफ साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुबई में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी सियासत में कोई अच्छी रोशन मिसाल नहीं है। लेकिन बात NRO के मुज़ाकरात कैसे हुए थे? लेकिन आपको पता है ना, दुबई में चल रहे थे। इधर COD साइन किया था, उधर दुबई में मुज़ाकरात। लेकिन बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो जनरल मुशर्रफ के साइन नहीं थे ना। NRO पे तो हुआ ना, NRO पे डील हुई ना। वो ठीक है। लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, देखें जनरल मुशर्रफ के तो अपने पॉलिटिकल फोर्सेस को कुछ अपने अदा करना चाहिए। जनरल मुशर्रफ का तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा था ना, वो तो खुद प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट रहना चाहता था। जब उसको भेजा गया उस वक्त भी वो चाहता था कि मैं रहूं, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जनरल बाजवा के वक्त इमरान खान यही कहा करते थे। हाँ, कहते थे ये बहुत जमहूरियत पसंद है, बड़े रवादार हैं कि वो अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन PMLN और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त कर रहे हैं। चले देखें, अब तो एक रवाज है ना कि जो आदमी चला जाए, अगर बाजवा साहब जो है वो अब नहीं है यानी चेयर पे, तो अब हर बुराई उनके ज़ुम्मे है। लेकिन उसने कोई ऐसी साजिश तो नहीं की कि जी इस तरह से करके तो मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लें, रेफरेंडम करवाएं, और रेफरेंडम का नतीजा जो अगर हाँ में निकले तो मैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ, अगर ना में निकले तो फिर मैं 7 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। उसने ऐसा तो ना किया। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, मैं किसी यानी जो है वो एक यानी नॉलेज की बुनियाद पे, या एक आदमी जितना एक आदमी किसी चीज़ को समझ सकता है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अगर उनका पर्सनल एजेंडा हो ना, तो ये टीवी के ऊपर 24 घंटों में से 22 घंटे वो आपको नज़र आए, लेकिन कभी आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, मैं इस पे बेहतर ज़्यादा राय ना दूं, मैं अगला सवाल करता हूं। इसमें राय आप मेरी इस बात को वेरीफाई कर लें, आपकी इस बात की तस्दीक होगी। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपने इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ जाएं, तो इनको कोई ना कोई रोकेगा, ना इसके ऊपर कोई जो है वो उस किस्म की सियासत करेगा जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में जो है वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर करते रहे। शौकत यूसुफ साहब, इस वक्त जो KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, आपकी सियासी क़यादत का इम्तहान ऐसे वो मौके पर ही होता है कि आप बैठ जाएं और रास्ता निकालें। लेकिन मुझे लगता है कि वो अर्जेंसी जो हम सारों के दिलों में है, उसका इजहार हमारी लीडरशिप एटलीस्ट कर नहीं रही अपने एक्ट से। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं, हालात हैं यहाँ पे, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उसके लिए देखें, आपने राणा साहब ने बातें की, लेकिन मसला ये कि
जो एतमाद साजी तो नहीं हो रही है। मैं जो जिक्र कर रहा था कि अडियाला जेल के सामने से आपने हामिद रजा साहब को उठा लिया, आपने इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया, अली हमजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मतलब वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ मुलाकात के लिए चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं। अगर आपने अमेरिकन वफद को छोड़ दिया तो पाकिस्तानी वफद को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? आखिर इसमें क्या बात है? इससे तो हालात ख़राब होते हैं ना। अब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, डेफिनेटली अभी और लोगों को कह दिया कि जी आप भी आ जाएं, तो जितने भी MPs हैं सारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, हमारे मिनिस्टर भी पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि आप सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार कर लें। उससे अगर आप हालात को बेहतर समझते हैं तो कर लें। जो लावा पक रहा है वर्करों के अंदर, अगर ये बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकला तो ये तो बहुत खौफनाक होगा। ये आपको अंदाज़ा है या नहीं है इस हुकूमत को कि ये जो यूथ है, और ये यूथ अगर बगैर लीडर के निकला तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हरकतें हो रही है ये किसके कहने पे हो रही है? कौन लोग हैं जो इस तरह ये कर रहे हैं? और इमरान खान तो देखे ना, उस पर ये इल्ज़ाम है कि जी वो बैठना नहीं चाहता, वो बात नहीं करना चाहता। अभी तक तो हमने यही देखा कि खान साहब ने कमेटी बनाई है हुकूमत की तरफ से, तो कोई पेशरफ हमें नजर नहीं आ रही। तो अगर पेशरफ की हुई है तो इमरान खान की तरफ से हुई है ना। अगर वो नहीं बैठना चाहते तो फिर वो कमेटी क्यों बनाते? फिर भी उसके साथ जो मजाक हुआ वो भी आपके सामने है। तो सिक्योरिटी के मामलात में अगर हम ये कहें कि जी जो उनके वज़रा साहिबान आके कहते हैं कि जी चूंकि अली अमीन गंडापुर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाई अली अमीन गंडापुर का मसला अकेला नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। अगर ये मसला होता तो बलूचिस्तान में तो PTI की हुकूमत नहीं है ना, फिर वो आपसे क्यों नहीं संभाला जा रहा हालात? ये है एक बाकायदा मामला ये है कि फिर या तो ये सच्ची बात करे ना, सीधी बात, ये पावर निकालना चाहते हैं और हम निकलने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। ये तो लड़ाई है ना। फिर ये अपना फिर जोर लगाएं। ये 24 नवंबर को भी इन्होंने पूरी कोशिश की है, 26 नवंबर को भी कोशिश की है, और हमने भी जो है वो उसको जिस अंदाज से रोक सकते हैं। आपने भी तो पूरी कोशिश की है, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं निकला। नहीं तो फिर गोली चली है। तो बात ये है कि फिर ऐसे ही होगा ना। फिर तो आप चाहते हैं ये दोबारा? नहीं, हम तो नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल ये कानून और आइन का एहतराम करें, और बिल्कुल जो है वो जो आप देखें ना, मामला ये है कि अगर ये पार्लियामेंट में आगे बैठ गए, या छोड़े ना पार्लियामेंट को। आप चाहते हैं वो छोड़े? नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन बात ये है कि अगर ये पार्लियामेंट में बैठे हैं तो फिर जमहूरी प्रोटेस्ट के जो तरीक़ाकार हैं उनको अपनाएं, कोई नहीं रोकेगा इनको। लेकिन अगर ये उन लिमिट्स को क्रॉस करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे जो फलां को पकड़ लिया, फलां को पकड़ लिया, इधर से को रोका, उधर से को रोका, भाई फिर ये तो होगा। पूछ लें हुआ क्या अडियाला के बाहर? यासिर हकीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या हुआ आज वहाँ अडियाला के बाहर? किस किस को पकड़ा गया? मलिक साहब, यहाँ पे सारा दिन पुलिस और PTI कारकुनान और जो तंजीमियों के दौरान यहाँ पर पहुंचते रहे। दिन भर उनमें आंख मचोली जारी रही। पुलिस उनको पकड़ती थी, सड़क का रास्ता खुलवाती थी, आम अफराद की आमदरफ्त बहाल करवाती थी, उन्हें प्लाट में वापस भेजती थी। तो कुछ ही देर बाद कोई ना कोई मर्जी लीडरशिप में से अहदेदार आता और पुलिस से मुज़ाकरात करने के बाद के कारकुनान कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, आप इनको रिलीज करें, उन्हें फिर रिलीज करवा दिया जाता। दिन को ये आंख मचोली जारी रही। लेकिन आपसे थोड़ी देर कबल जो मामला यहाँ पर हुआ वो ये था कि बानी PTI की बहनें जो यहाँ पर बैठी थी, जिनको दिन भर पुलिस की जानिब से ये पैगाम दिए जाते रहे कि जेल इंतजामिया ने 2 बहनों और उनके एक कजन कासम खान न्याजी को मुलाकात की इजाजत दी है, इसलिए 2 बहनें और एक कासम खान न्याजी जो है पुलिस उन्हें अडेला जेल तक लेकर जाना चाहती है, वो उनके साथ चले और उनकी मुलाकात करवाई जाती है। ताहम अलीमा खान समेत उनकी बहनों ने इस बात पर सिर्फ इनकार कर दिया कि जब तक अलीमा खान को मुलाकात के लिए उनके साथ नहीं जाने दिया जाता उस वक्त तक फैमिली में से कोई मुलाकात नहीं करेगा। जिसके बाद ये गोरखपुर पर एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सामने खाली प्लाट में एक ढाबा होटल था, वहां पर छांव में कुर्सियां बिछाकर बैठ गई। वहीं पर मुख्तलिफ खवातीन, मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान। अब पकड़ा किसको गया? अब अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, कासम खान न्याजी, आलिया हमजा और साहबजादा हामिद रजा समेत 3-4 मकामी तंजीम की अहदेदारान खवातीन है जिन्हें हिरासत में लिया गया। वहां से लेकर पुलिस इनको शाहपुर स्टॉप पर पहुंची थी, पेट्रोल पंप पर आकर गाड़ी रोकी गई और इनसे रिक्वेस्ट की गई और इन्हें ऑफर किया गया कि वो पुलिस वैन से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर चली जाए, लेकिन उन्होंने खुद को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। जिसके बाद पुलिस उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर आगे ले आई और वहां से वापस गाड़ी को मोड़ते हुए अडेला जेल की जानब जाते हुए रास्ते में एक शादी हाल है, वहां पर गाड़ी अंदर चली गई। अलीमा खान की गाड़ी पुलिस खुद यहाँ पर ले आई है। जिसके बाद अलीमा खान समेत इनकी दोनों बहनें, कजन कासम खान नाजी और जितनी खवातीन और साहबजादा हामिद रजा समेत तमाम के तमाम पुलिस वैन से उतरकर यहाँ लान में बैठ गए हैं और लान में पुलिस अफसरान भी इनके साथ बैठ गए और वहीं पर। ठीक है यासिर हकीम, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। लेकिन छोड़ दिया है ना, ये एक सिचुएशन है बकायदा ना। नहीं,
फिर ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन अवॉइड भी किया जा सकता है, मिल लेने दें उसको, बहने हैं तो मिल लेने दें। नहीं, पर इस तरह से तो नहीं है। जो तरीक़ाकार है जो अदालत में तय हुआ है तो उसके मुताबिक जो है वो कोई तरीक़ाकार बनाए और उसके मुताबिक जो है वो मिले। सर नरमी रखें। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो यानी जेल के बाहर जिस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी ये जनरेट करते हैं, वो एक्टिविटी जो है वो उस तरह से मुनासिब नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि अगर इन्होंने सिर्फ ये मुलाकात का झगड़ा नहीं है, ये किस चीज़ का झगड़ा इस बात का है कि ये वहाँ पे जो पॉलिटिकल वहाँ पे सीन क्रिएट करते हैं तो उसका मामला है। ये बाकायदा सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में ये बयान भी दिया था कि जी इनसे कहें कि वहाँ पे ये काम ना करें। सर राना साहब लास्ट क्वेश्चन, मुफाहमत के लिए आगे बढ़िए, रास्ता निकालिए, पाकिस्तान का भला इसी में। नहीं तो हमने तो मैंने आपको वज़ीर-ए-आज़म की मिसाल दी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ दी ये बात की है। मैं पिछले 8 महीने से ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने खींच खूंच के जो है वो मामला जो है वो मुज़ाकरात कमेटी तक ले आए। हालांकि इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा हमें कहा कि वो नहीं बैठेगा आपके साथ, आप ये जो बात कर रहे हैं इसका कोई जो है वो नतीजा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो आपके साथ नहीं बैठेगा, यानी उनका ये अंदाज़ा था कि ये आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और वही हुआ, मुज़ाकराती कमेटी बनी है, दूसरी मीटिंग उन्होंने कहा जी बस इससे आगे हम मीटिंग नहीं कर सकते, ये करके जो है वो आप हमें दें, तो वरना ये मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात ख़त्म। लेकिन बड़े मियाँ साहब इस बात के हक़ में हैं कि बातचीत का और रास्ता खुला रहे, आगे बढ़ें, या बड़े मियाँ साहब? देखिए मेरे सामने तो बात नहीं हुई, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म का मालूम है कभी हो नहीं सकता कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दें, पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दें, और उन्होंने ये बात पहले अपने लीडर से डिस्कस ना की हो। राना सनाउल्लाह खान, मशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर और सीनियर रहनुमा PMLN, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिफ्ताह साहब आपका बहुत शुक्रिया। ट्रंप के टैरिफ्स के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल तो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरेंगी उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बरामदात के ऊपर अगर दबाव आता है तो उसका नुकसान भी होगा। क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? नदीम भाई देखें, जो हिकमत अमली बांग्लादेश ने मिसाल के तौर पर अपनाई है या वियतनाम में अपनाई है, और वियतनाम के लीडर ने तो पहले दिन ट्रंप से बात भी कर ली। बांग्लादेश के जो चीफ़ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ख़त भी लिख दिया है और एक मीटिंग भी मांग ली है, और उन्होंने कहा है कि हम आपके ऊपर से टैरिफ कम कर देंगे जो चीज़ अमेरिका भेजती है बांग्लादेश, और हम दीगर चीज़ें ख़रीद लेंगे आपसे, तो हम डेफिसिट कम कर देंगे। हमारा भी अमेरिका के ऊपर कोई 5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हमारा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, और इंपोर्ट हमारा बहरहाल वहाँ पे सिर्फ 1.2 या 1.7 या 2 बिलियन डॉलर का है। तो 3 बिलियन का डेफिसिट है। हम सबसे पहले तो अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम गंदम आपसे ले लेंगे या कपास आपसे ले लेंगे। हम वैसे ही कपास लेते हैं ब्राज़ील से, सेंट्रल एशिया से, कहीं और से लेते हैं, इनसे कपास ले लेंगे। क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज़ ने गंदम की भी पैदावार इस साल कम की है, तो हमको गंदम भी शायद इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो गंदम भी हम कह सकते हैं अमेरिका से कि हम आपसे गंदम भी ख़रीद लेंगे, उससे कोई और नाराज़ नहीं होगा। हम रशिया से गंदम लेते हैं या यूक्रेन से, हम अमेरिका से ले लेंगे गंदम, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सोयाबीन है या दीगर चीज़ें ले सकते हैं। अगर बहुत मुश्किल हुई तो हम क्रूड ऑयल भी इनसे ले सकते हैं, जो हम कुवैत या सऊदी अरब वगैरह से लेते हैं, लेकिन वहाँ तक बात नहीं जाएगी। दूसरा है कि इनकी जो चीज़ें हैं जो ये हमको बेचते हैं, अगर वो कहते हैं कि इस पर टैरिफ कम कर दो तो हम कम कर देंगे। अमेरिका से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान आ नहीं सकती, क्योंकि उनकी मसनूआत महंगी हैं, और वैसे भी वो सर्विस टाइप की इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी नहीं है। बहरहाल इन यानी कि कुछ चीज़ों पर हम कम कर देंगे, उसमें हमको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगा कि हम वो चीज़ों पर ड्यूटियाँ कम कर दें अमेरिका की, तो उससे यूरोप और चाइना बुरा ना मान लें कि यार तुम, अमेरिका ने तुमको थ्रेट किया है तो तुम उनकी ड्यूटियां कम कर रहे हो, हम क्योंकि अच्छी तरह तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हम पे ड्यूटियां कम नहीं कर रहे। तो वो ज़रा सा एक संभाल के देखना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि जिन चीज़ों पर ड्यूटियाँ कम कर रहे हैं वो तमाम ममालिक के लिए कम कर लें। और तीसरी चीज़ है कि देखें, पाकिस्तान का जो 2-3 बिलियन का अमेरिका से सरप्लस है, वो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अमेरिका के लिए कोई फ़र्क नहीं है उस पैसे का। लेकिन सियासी तौर पर ट्रंप साहब जो है उनको जीत हम दे सकते हैं, और उनको एक आध ऐसे कैदी चाहिए जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से कैद में हैं, और मुझे पता है कि वो बहुत अरसे से डिमांड कर रहे हैं, अपनी पहली टर्म से डिमांड कर रहे हैं कि उसको वापस भेज दो। तो शायद अगर उसको भेज दें और वो उससे ट्रंप को एक साइकोलॉजिकल विन भी मिल जाती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
आप शकील अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जासूसी में मुलव्वस था। अगर उसकी बात करें तो फिर आपको उससे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तज़किरा करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक ज़माने में पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ यही था। जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था और शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो जब वो एक मरतबा माइक पेंस से मिलने गए थे तो माइक पेंस ने ये मुतालबा किया था और फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये बातचीत वगैरह भी की थी। तो ये बात ज़रूर निकली थी कि फिर हम आफिया की भी बात करें, और हम समझते हैं कि आफिया को भी हम ला सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि बहुत अरसे से बेचारी वहाँ पे है और एक 110 पाउंड की खातून के ऊपर आपने केस किया है कि मरीन से राइफ़ल लूट के उसको गोली चला रही है। अजीब सी बात है। लेकिन मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बचाना है, पाकिस्तान की नौकरियाँ बचानी है, पाकिस्तान में रोज़गार बचाना है, तो पहला कदम अगर हम ले लें तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हम देखें, चीन ने मिसाल के तौर पर अमेरिका के सामने टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन इसलिए लगा सकता है कि उसकी मईशत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी मईशत तो इतनी वीक है कि हम इजराइल फ़लस्तीन के अंदर भी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सके फ़लस्तीनों के लिए। हम IMF के कर्ज़ों पे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हमको चाहिए होते हैं, हमको हम चीन से भी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ती है। तो जब आप इतनी किस्म की गुर्बत में होते हैं तो आप अपनी तकरीबन जो आपकी जो सॉवरेंटी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। ये सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात कड़वी भी है तो सच्ची तो है ही। तो अगर हम शकील आफरीदी को शायद पहले भेज देते हैं, अगर अल्लाह करे ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप शकील आफरीदी को उधर भेज दें, हम आफिया बीबी को इंशाल्लाह फिर ले आएंगे। लेकिन अगर हम पहला सियासी तौर पर डॉक्टर आफिया के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप ये काम तभी कर सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर आफिया की रिहाई उधर से ले रहे हो, फिर आप सियासी तौर पर लोगों को ये कह सकते हैं कि हमने मदद की डॉक्टर आफिया की। आप बात शुरू करें ना, आप ये भी बात कर दें, आप ये भी बात करते ना, ये बात भी कर लें, उसकी भी बेचारी खातून की भी रिहाई हो जाएगी, डॉक्टर आफिया की, और ये भी हो जाएगा काम। बिल्कुल सही है, डॉक्टर आफिया की अल्लाह करे हो जाए रिहाई। एक चीज़ और बता दीजिए, इस वक्त इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं और फौरी तौर पे मुझे लगता भी नहीं है कि ऊपर जाएंगी, क्योंकि इस टैरिफ वॉर्स में थोड़ा सा रिसेशनरी ट्रेंड्स की वजह से भी दबाव रहेगा ये एनर्जी प्राइसेस के ऊपर। कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे जा रही है, तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्ट रेट गिराए, इकॉनमी ठीक करे, बिजली की कीमतें और बेहतर कर ले। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको मैं ऐसे रेफरेंस के लिए बताऊं कि जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था तो $124 की $120 का तेल होता था, आज 65 का है, और अल्लाह करेगा तो 60 का हो जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। मज़ीद ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो तेल, LNG, कपास, गंदम, चावल, मकई, इस सब की चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं, एडिबल ऑयल की कीमत कम हो गई। तो पाकिस्तान के लिए ये 2-3-4 बिलियन डॉलर्स का ज़राए मुबादला की सेविंग है। तो अगर खुदा न खास्ता ये जो टैरिफ वॉर होती है और दुनिया में रिसेशन होता है तो भी हमारा 1-1.5 बिलियन से ज़्यादा का मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक्सपोर्ट कम होगा अमेरिका के अंदर। लेकिन थोड़ा सा यूरोप में भी हो सकता है अगर रिसेशन आ जाए तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, हम एक रेमिटेंस कंट्री हैं हो गए हैं अब, कि जहाँ जिसका रिलायंस अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ज़र मुबादला के जो पैसे आते हैं उस पर ज़्यादा है और ख़ुद की बरामदात पे बहुत कम हो गया है। तो हम ये एक बुरी कंडीशन है, लेकिन बहरहाल ये कंडीशन है। तो हम समझते हैं कि अगर दुनिया भर में तेल की और कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होंगी तो वी विल बी अ लिटिल बेटर ऑफ। तो पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन बहरहाल बेहतर होगी, लेकिन हमारी मईशत जो है वो और स्लो चलेगी। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स वक्त पे नहीं गिराते और कहीं ना कहीं से टैक्स रेट्स कम नहीं करते, बिजली के रेट कम नहीं करते, तो गुर्बत और बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। 3 साल से बदस्तूर हम जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी औसतन तौर पे गरीब होता रहा है, यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है। तो ये और ख़राबी हो जाएगी। लेकिन ये जो आपने बात की कि शरह सूद को गिराओ, टैक्सेस कम करो, बिजली सस्ती कर लो, अगर ये सब साथ साथ कर लें तो शायद कुछ आंसू पोंछे जाएंगे। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल में ये फौरी तौर पे इन्हें क्विक फिक्स होती है ना, क्विक फिक्स यही करनी चाहिए। 2-3 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरा दें, पॉलिसी रेट गिरा दें, साथ ही बिजली की कीमतें नीचे ले जाएं, उधर से कुछ टैक्सेस का जो एक हेडलाइन नंबर है इनका सेल्स टैक्स का, उसको 1-8 पॉइंट नीचे ले जाएं, तो आपकी इकॉनमी में एकदम जान पड़ जाएगी। सर आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर हुकूमत फंक्शनल हो, जिसके अंदर हुकूमत को लोगों की परवाह हो, जिसके अंदर हुकूमत कारआमद हो।
लेकिन हम वो मुल्क तो नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर जिस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल में ही नहीं हों, वो दुनिया की चीज़ों का क्या फ़ायदा उठाएगी जब हम अपने आधे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, जब हम अपने बच्चों को सेहत नहीं दे सकते, जब हम अपने बच्चों को तालीम सेहत से महरूम रखते हैं, जब हमारे यहाँ टेररिज्म रैम्पेंट है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम हुकूमत हमारी इतनी डिसफंक्शनल हो चुकी है, वफाक की और सूबों की, हम लोकल गवर्नमेंट्स तक नहीं कर सके, हम NFC अवार्ड को चेंज नहीं कर सके, हम बहुत ज़रूरी इस्लाहात करनी है वो नहीं कर सके। इस हुकूमत ने आने के बाद जिस तरह भी आई थी, ये हुकूमत जब आई थी, इसको 5 साल मिले हैं, तो इसने पहला साल कंप्लीट ज़ाया किया है। एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, ना NFC रिफॉर्म किया है, ना कोई टैक्स नेट बढ़ाई है, ना एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया है, ना आपने जो वफाक के खर्चे सूबों को देने थे वो दिए हैं, ना आपने हुकूमत को कोई डिवॉल्व किया है, ना आपने हुकूमत के फुटप्रिंट को छोटा किया है, एक पैसे का काम नहीं किया। ये तो किस्मत अच्छी है कि चलो तेल कम हो गया, कल तेल बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये हुकूमत तो सिर्फ वक्त निकाल रही है। तो आपकी बात सारी सही है कि ये सब स्टेप्स जो आपने गिनाए, काश ये ऐसा हो जाता, लेकिन उसके लिए कारामद हुकूमत चाहिए, लेकिन कारामद हुकूमत हमारे पास नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दी।